हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ईसीएल का यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन लिया गया था टीएनएस ग्रेड सी का, उस एग्जामिनेशन का प्रोविजनल लिस्ट निकाल दिया गया है। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है यानी रिजल्ट है फाइनल वाला, वो निकल गया है। इस लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और आगे जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन उसके लिए बुलाया गया है। तो मुझे पता है आप लोग अभी से ये रिजल्ट देख ही चुके होंगे अभी तक, और जो नहीं देखे इस वीडियो को देख लीजिएगा, और जो देख चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी, क्योंकि आपसे आपके काम के लायक मैं कुछ बातें ज़रूर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं, उस कैटेगरी के अंदर किसका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का रिजल्ट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर पे है रोहित कुमार, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से डिपेंड करते हैं, उसमें आते हैं। ठीक, तो ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से ज़रूर है, बट इनका नंबर ऐसा था कि इनको अनरिजर्व कैटेगरी से इसमें मिला है। ठीक, इसी तरह से अगर हम कुणाल सुनील का बात करेंगे तो ये भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो नंबर था वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। और ताजुब की बात है कि स्टूडेंट है हमारे। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है सारा का सारा। तो अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसमें क्वालिफाई किया है। और अगर हम बात करेंगे टोटल संख्या का तो 127 अनरिजर्व कैटेगरी का चुना गया है। 127 अनरिजर्व कैटेगरी का चूज़ किया गया है। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का चूज़ किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जितना भी है सब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ही होंगे। यहाँ ओबीसी नॉन क्रीमी वगैरह नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। जैसे सौरभ कुमार यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, या और भी स्क्रॉल कीजिएगा तो बहुत सारा और भी नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। ठीक, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मैंने बताया था 127 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30। अब और आगे बढ़ते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो कैटेगरी है उसमें भी काफ़ी अच्छे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, करीबन लगभग 83 कैंडिडेट का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, 83 का। ठीक है, और स्क्रॉल करते हैं। अब आते हैं एससी कैटेगरी का, यानी शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई किए थे और जिनका क्लियर हुआ है। इसमें कैंडिडेट का संख्या टोटल 46 है। 46 टोटल संख्या है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें। अब अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब का बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट का संख्या है, तो टोटल 27 जो कैंडिडेट हैं वह एसटी कैटेगरी से सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे साइड में जिनका जो रिपोर्टिंग डेट दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा जो रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट में आपका डेट दिया हुआ है ना। आपको अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, रोल नंबर याद नहीं है, सीरियल नंबर आपको याद नहीं है, तो अपना नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या अपना डेट ऑफ बर्थ से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा इस जगह पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं ये बता रहा था कि डेट ऑफ बर्थ से आप सर्च कर सकते हैं, अपना नाम से सर्च कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से सर्च कीजिए। सर्च करने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जो सर्च का टैब है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। फाइंड में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, उसको डाल कर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आप देख चुके होंगे, मुझे पता है। चलिए मैं अब काम की बात करता हूँ। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं वो ओवर बुलाए गए हैं। ठीक है, पहले चीज़ को इसको दिमाग में आपको रख लेना है कि जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो ओवर बुलाए गए हैं। जिस कैटेगरी में बुलाया गया उसमें 1:3 रेशियो में, यानी कि 3 गुना ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और ये जो रिपोर्टिंग डेट है वो दीसरगढ़ ऑफिस क्लब, जल बागान, पोस्ट सेंतोरिया, वेस्ट बंगाल, इसमें बुलाया गया। और इसमें बोला गया है कि आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो जेरेक्स है वो लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो तारीख को दिया गया उस तारीख को आपको 9 बजे सुबह वहाँ पे पहुँच जाना। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है,
इससे पहले ही पहुंच जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो 9 बजे पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसके अगला दिन आपका IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट को हो सकता है छांट दिया जाए, जिसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैलिड ना हो। उसके बाद IME में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी छांट दिया जाए। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के एक टाइम के बाद, एक लंबा टाइम के बाद IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे दनादन कहा जाए तो रैपिड वैकेंसी एग्ज़ाम रिज़ल्ट, और अब बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और IME। ठीक है, और यहाँ किसी का वेटिंग में लिस्ट नाम नहीं दिया गया है कि आपका वेटिंग है, आपका ये नहीं है। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम उसमें दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट पूरा वैलिड होगा और IME में वो सेलेक्ट हो जाएंगे, IME से रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। IME में क्या क्या जांच होता है, कैसे कैसे होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी बना दूंगा। तो उससे रिलेटेड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको पहुंचना है सुबह 9 बजे। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, वो लिखा गया है। तो ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, माइनिंग कंपटीशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप 10th लेवल पास किए थे तो 10th का सर्टिफिकेट मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको आप प्रोविजनल भी कहते हैं और जिसको पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, साथ ही रिजल्ट है। तो मैट्रिक से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसका ओरिजिनल लेके जाइएगा, कुछ छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक, इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा, डिप्लोमा का सिर्फ फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं चाहिए, बल्कि डिप्लोमा अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो पहला का सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक सब का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और लास्ट में जो सर्टिफिकेट होता है जिसको डिग्री सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल जो आपको दिया जाता है इसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। देन माइनिंग कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट, जैसे ओवरमैन सर्टिफिकेट हो गया, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होगा, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल। गैस टेस्टिंग भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। फर्स्ट एड भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इसके बाद 3 कॉपी अटेस्टेड फॉर्म आपको चाहिए। ठीक है, अटेस्टेड फॉर्म आपको चाहिए, फॉर्म इनक्लोज करना होगा 3 कॉपी। ठीक, इसके बाद 12 कॉपी आपको फ़ोटो चाहिए, 15 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जो आप एप्लीकेशन में डाले होंगे। जो एप्लीकेशन आप भरे थे, अगर नहीं है तो उस एप्लीकेशन को प्रिंट अगर निकाले हैं या ईमेल पे आया है तो ईमेल में जाके उसको आप कट करके वहाँ से निकाल लीजिएगा, या आपके पास है तो आप उसको निकाल लीजिए, सेम टू सेम खिंचवा लीजिए। ठीक है, लेकिन चाहिए वही वाला फ़ोटो। तो इतना चीज़ आपको ओरिजिनल में चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये भी चाहिए आपको। कैरेक्टर क्या चाहिए हम बताते हैं आपको। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसको छोड़ के कुछ और भी है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अब जितना भी डॉक्यूमेंट का मैंने नाम बताया सब का सब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। जितना डॉक्यूमेंट है ये सब का 2 सेट निकालिएगा और 2 सेट में सेल्फ अटेस्टेड यानी सब डॉक्यूमेंट में खुद से साइन करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को छोड़ के। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी सब में आपको साइन करना है खुद से। ठीक है, जेरॉक्स वाले में कीजिएगा, ओरिजिनल में नहीं कीजिएगा। देन कास्ट वगैरह जो भी है वो आपको लेके जाना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें कि भैया ये कहाँ से बना है, ये हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी है या कोई ये अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है, तो उस जगह से आप बना सकते हैं, है ना। बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो वो आप कहाँ से बना सकते हैं, गेजेटेड ऑफिसर जो सेंट्रल होंगे या स्टेट होंगे। अब गेजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, तो SDO साहब हैं, इनसे नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका जो ब्लॉक का ऑफिसर होंगे, सर्किल ऑफिसर, इनसे बना सकते हैं। गेजेटेड ऑफिसर और भी बहुत सारे होते हैं, सरकारी वाले जो डॉक्टर होते हैं जो हाई लेवल पे होते हैं, जिसको चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, वो भी गेजेटेड में आते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन है वो भी गेजेटेड में आते हैं। एरिया के जो GM साहब होते हैं वो भी गेजेटेड में आते हैं। और जो भी आपके आसपास में कंपनी होगा सरकारी, उसके जो एरिया के ऑफिसर होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह होंगे, विजिलेंस ऑफिसर होंगे, वो सभी के सभी गेजेटेड कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें से किसी से भी मिलके आप ले सकते हैं।
ठीक है ना। इंस्पेक्टर से जो ऊपर में आते हैं वो भी गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। तो इनमें से किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। स्टेट वाला हो, सेंट्रल वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब झारखंड पुलिस हो या झारखंड पुलिस के अंदर में, झारखंड डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेके जाना है। क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोकल वाला लेके जाएंगे तो चलेगा, डीजीएमएस का फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इन्हीं में से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई गेस्टेड ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा। अगर आप थाना से बनवाते हैं तो क्या वैलिड है? थाना वाला वैलिड है, लेकिन वो आपका गेजेटेड ऑफिसर से ही साइन होना चाहिए। गेजेटेड ऑफिसर मतलब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर लेवल का होना चाहिए। उससे नीचे लेवल सब इंस्पेक्टर, लंथपन, दरोगा वरोगा, उसके नीचे वाला नहीं चलेगा, उसके ऊपर लेवल का आपका होना चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको दौड़ा दौड़ी करना पड़ेगा। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दौड़ें। इसके बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो बोला गया है कि आईएमई का डेट से, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट से 1 साल पहले का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आईएमई का डेट से 1 साल पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपके पास अभी 15 दिन का टाइम है। 26 तारीख को, 22 तारीख को बुलाया गया है बच्चा लोग को, तो आपके पास लगभग अभी 15 दिन का टाइम है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर नहीं बना हुआ है तो उसको रीइशू करके खुद से दौड़ के बनवा लीजिए। ठीक है, बाकी बनवाने के लिए जो भी लगता है, आप समझ ही रहे हैं मेरे बात को, आप दे लीजिए, क्योंकि जॉब बार बार आपको लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट अगर किसी का पुराना वाला है तो आप अपडेट कराने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अपडेट करा लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ जाके हो सकता है आपको टाइम दिया जाए, हो सकता है टाइम नहीं दिया जाए। ये कंपनी के ऊपर है पूरी तरह से। यहाँ पे अगर साफ तौर पे स्टार डाल के लिख दिया है, कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट लेटेस्ट ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ आईएमई, यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन से 1 साल पहले से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देन अगला लाइन पे बोला है कि जिसके पास ओबीसी, एसटी, एनसीएल वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा, उसका फुल एड्रेस, पिन नंबर के साथ कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए। ठीक है, जो कि टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास, जो कि जनरली होता ही है। ठीक है, आपको डरने वाला बात नहीं है, ये आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक होता है बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या चीज़ है समझाते हैं। अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम 1 लाख रुपया का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जो कि नॉन ज्यूरिडिकल स्टाम्प पेपर में होगा। नॉन ज्यूरिडिकल स्टाम्प पेपर क्या होता है? तो बॉन्ड पेपर होता है 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया उसमें छपा हुआ रहता है, और उसके नीचे में आपको कुछ चीज़ें टाइप करवानी पड़ेंगी, और टाइप करवा के उसको सिग्नेचर करके लेके आना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? तो भैया ईसीएल का मन के ऊपर है। ईसीएल अगर आप चाहेगा तो हो सकता है आपको मौका दे दे, और ईसीएल अगर चाहेगा तो हो सकता है आपको मौका नहीं दे। आपको ये कहा जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम में आपको ये लेके आना था, आप नहीं आए, आपका गलती। तो ऐसा गलती ना करें तो अच्छा रहेगा। तो ये भी आप बनवा ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें से जितना भी डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिए। और एक और चीज़, जो आधार कार्ड है इसको अपना मोबाइल नंबर से अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर क्या होता है मैं आपको हल्का सा शॉर्ट में बता देता हूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट में अगर कहीं भी मिसप्रिंट होता है, गलती है, फटा हुआ है, पुराना हो गया है, चूहा काट दिया है, तेल गिर गया, कुछ भी ऐसा होता है, तो डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं उस जगह पे वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आपका वैलिड हो जाता है। तो डिजी लॉकर देख लीजिएगा यूट्यूब पे क्या चीज़ होता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 लाख का बॉन्ड में क्या लिखना है? 1 लाख का बॉन्ड में लिखवाना है कि 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। अगर जॉब छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट ऑफ द बॉन्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो लाइन है फॉर्मेट वाला, ये नहीं लिखना, बल्कि पूरा यहाँ से टाइप करना है। ठीक है, कैंडिडेट का नाम होते हुए पूरा टाइप कराते जाना है, टाइप कराते जाना है। उसको ध्यान दीजिएगा जहाँ कैंडिडेट यूज़ किया गया है। ठीक है, कैंडिडेट नेम वहाँ पे अपना नाम लिखना है, ये नहीं कि कैंडिडेट नेम लिख दीजिएगा। तो वो सब चीज़ को बड़ा ही ध्यान से समझ के बारीकी से लिखवाइएगा। इसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना होगा, समझिएगा मेरे बात को।
जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि किसी को लेके जाएं, किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लेके जाएं। उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, डेफिनेटली बात है। अपने पास मोबाइल रखिएगा, उनके पास मोबाइल रखिएगा, और ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सब कुछ उनको एक कॉपी दे दीजिएगा। अगर कभी भी घटी बड़ी होता है तो उस कंडीशन में आप उनको फ़ोन करके कह सकते हैं, 1 कॉपी निकाल के लाओ, 2 कॉपी निकाल के लाओ, यही वाला एफिडेविट में ये सुधार के लाओ, वो सुधार के लाओ, तुरंत हो जाएगा 1-1.5 घंटा में। अगर आप वो दिन लेट करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब बेसिक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का कुछ फॉर्म दिया हुआ है, इसको भी आप प्रिंट निकालिएगा, इसको भी भर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, इसको फॉर्म कहते हैं। ये भी आपको 2 कॉपी निकालना पड़ेगा और इसको फॉर्म भर के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। प्लूरल मेडिकल मैरिज सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए है जो शादी ब्याह वाला मैटर है जिनका, ठीक है, बाकी के लिए तो ज़रूरी नहीं है ना। प्लूरल का मतलब बेसिकली होता है जो एक से ज़्यादा शादी किए हैं उनका वाला केस है, ठीक है। तो आई होप आपका काम का ये सब कुछ है। अगर इंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपका जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा यार। कम से कम आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। ये वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आएगा मैं ज़रूर आंसर करूँगा, क्योंकि आपका करियर से रिलेटेड बातें हैं। और जो नहीं निकाल पाए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उदास मत होइए, निराश मत होइए, ठीक है। बहुत सारे मेरे कैंडिडेट हैं जो निकाल लिए हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं निकाल पाए हैं। अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया कितने कैंडिडेट में मैंने निकाला है। जैसे WCL में मैं बताया था कि 17 के आसपास निकाला था, एक्चुअली वो 20 के आसपास था। और ECL में अभी तक बहुत सारा मैसेज आया है, मैं देख नहीं पाया हूँ कि कितने विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किया है। बट मैं यहाँ पर नाम ही पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारा नाम मुझे लग रहा है कि मेरा स्टूडेंट है। तो देखते हैं कितना निकाल पाता है ECL में। बाकी आपको उदास होने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आपको ज़रूरत नहीं है मेरे पास क्लास कीजिए, अगर आप यूट्यूब में भी है तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। जो भी मेरे पास हो सके, जो बच्चे निकाले हों उन सभी से मैं बात करवाने का कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।